आज फिक्र जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल की करेंगे। इसमें पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर की टेरर वाली कुंडली जो है वो डीकोड होगी। यहां पर दिल्ली हमले के गुनहगार पुलवामा के डॉक्टर उमर की फैक्ट के साथ एक एक डिटेलिंग करेंगे हम यहां पर। जैश महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन की टेरर वाली हिस्ट्री शीट खुलेगी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली धमाके के बाद जबरदस्त खौफ में है इस्लामाबाद। यह सब कुछ हम आपको फिक्र की 9 फाइल्स में दिखाएंगे। 26 घंटे बाद ब्लास्ट की एमबीबीएस स्टोरी धमाकेदार होगी, जिसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी सबसे पहली स्टोरी जो कि इस हमले के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमारे पास कई विस्फोटक जानकारियां हैं। इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली धमाके में शुरुआती जांच के बाद शीर्ष सूत्रों का न्यूज एजेंसी एनआई से दावा। बड़ी खबर, दिल्ली में आत्मघाती हमला नहीं हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया, यह भी खबर आ रही है। बड़ी खबर, छापेमारी की कार्रवाई से पैनिक में था संदिग्ध। जिस संदिग्ध के बारे में टॉप सोर्सेस इशारा दे रहे हैं, उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। कौन है यह डॉक्टर उमर? जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका क्या कनेक्शन है? कश्मीर के पुलवामा से इसके तार कैसे जुड़ रहे हैं? आतंक का यह डॉक्टर दिल्ली तक कैसे पहुंचा? दिल्ली धमाके की हर कड़ी को सुलझाने के लिए सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर की फाइल को ही डिकोड करते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए कितना सीक्रेटिव है यह आदमी, यह कितना सीक्रेटिव था यह आदमी। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के पास इसकी अभी तक सिर्फ 2 ही तस्वीरें हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। अभी हमने आपको दिखाई थी, सिर्फ 2 तस्वीरें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर उमर कहां का रहने वाला है। जैश का यह डॉक्टर डेथ कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में ही एक जगह पड़ती है कोइल, वहीं का निवासी है। वर्ष 2015 में उसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली है। इसके बाद अनंतनाग के जीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर रहा है। फिर वर्ष 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को पता चला है कि वो जैश का VBIED एक्सपर्ट था। VBIED का मतलब जानते हैं आप? व्हीकल बोर्न इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का विशेषज्ञ, वाहन को टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना होता है, वो लोगों की जान लेने के लिए जैश का VBIED एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन वो जैश से जुड़ा कैसे था? उसे विस्फोटक कहां से मिला? ये सोचते हैं और ये समझते हैं। डॉक्टर उमर डॉक्टर अदील का करीबी है। डॉक्टर अदील अहमद भी कश्मीर का रहने वाला है। वो दक्षिणी कश्मीर के काजी कुंड का निवासी है। अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर में दिखाई दिया। पुलिस को जांच में मिले सीसीटीवी में यही डॉक्टर अदील पोस्टर चिपकाते नजर आया था। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अदील को यूपी के सहारनपुर से एक अस्पताल से पकड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापा मारा। वहां अदील के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 और गोला बारूद मिला। अदील से ही पूछताछ के बाद फरीदाबाद में छापेमारी हुई। पुलिस को वहां से हजारों किलो विस्फोटक मिले। ये विस्फोटक अदील ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुज्जमिल शकील के पास रखवाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुज्जमिल की गिरफ्तारी के बाद यह डॉक्टर उमर घबरा गया।
सूत्रों से खबर है कि कल दिल्ली में उसने इसी हड़बड़ी में, इसी घबराहट में ब्लास्ट कर दिया। यानी इतना किलो विस्फोटक कहीं और इस्तेमाल होने वाला था। दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहां पर सीरियल धमाके होते हैं, एक धमाका बस हुआ, क्योंकि वो धमाका इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एजेंसीज अलर्ट थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोक लिया। डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया जा चुका है। मां और 2 भाइयों से भी पूछताछ हो रही है। टीवी 9 की टीम पुलवामा में उसके घर पहुंची। वहां उसकी भाभी ने क्या बताया? उसकी भाभी कहती है कि वो कभी कभार ही घर आता था। डॉक्टर उमर ने अपने अंतिम बार अपनी मां से कहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है और उसे परेशान न किया जाए। पुलवामा से टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मकान जो है यही डॉक्टर उमर का मकान है। कल जो है शाम को ही पुलिस ने जो है उमर के भाई को भी जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। इंक्वायरी चल रही है और सुबह जो है फिर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे छापा मारने के लिए आई है। अभी सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का, तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा। बस बोला, हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें, हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला। कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? क्या पड़ोसी? तो उसकी नहीं, उसकी मदर को और उसके भाई, उन 2 को बस। कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ? 10:30 शाम को? हाँ, रात को 10, 10:30। और फिर वो उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। देखिए, आने वाले समय में एक इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं आप क्या है? पहले कश्मीर में एक ट्रेंड होता था कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनके पास कोई भी आमदनी का जरिया नहीं है, वो आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर एलीट, पढ़े लिखे डॉक्टर टेररिज्म की तरफ झुक रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, एक आई ओपनर है हमारे लिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में नई गिरफ्तारी, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तारी। मुफ्ती इरफान अहमद गिरफ्तार। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर जारी कर दी है। शोपियां में भी गिरफ्तारी हुई है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि कार से बरामद अवशेषों का मिलान किया जा सके। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में कुछ अहम फुटेज भी सामने आई है। सीसीटीवी की मदद से ये वीडियोस निकाले गए हैं जिनसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं और ये हमारी जो फिक्र की टीम है उसने बड़ी शानदार डिटेलिंग की है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। अब तक की जो तस्वीरें आई हैं हमने उसे फिक्र के दर्शकों के लिए डिकोड किया है, एक तस्वीर को मिनट बाय मिनट। और यही दिल्ली धमाके की दूसरी सबसे बड़ी लीड स्टोरी है। जिस वीडियो के आधार पर दिल्ली के दुश्मन की पहचान हुई वो ये तस्वीर है, पीछे दिखाइए जरा। यहां पर आपको ब्लरी सा दिख रहा है, हमें जूम इन नहीं करना है क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन, फोरहेड और शायद थोड़ी सी आंखें दिखाई दे रही हैं क्योंकि चेहरे पर ब्लैक मास्क है। टेरर का डॉक्टर उमर काले रंग के मास्क में ड्राइविंग सीट पर था। यह वही i20 कार है जिसके जरिए ब्लास्ट किया गया। यह फुटेज उस वक्त का है जब वो पार्किंग से गाड़ी लेकर निकल रहा था। कार के अंदर मास्क से ढका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मतलब ओवरऑल मास्क और चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला वीडियो जो है वो तब का है जब वो लाल किले की पार्किंग के अंदर जा रहा था। ये देखिए, यहां पर ये एक और डिटेलिंग हमारे सामने है। यहीं पर विस्फोटक से भरी गाड़ी यहीं पार्क की गई थी। इंटरेस्टिंगली, क्या यह आने वाले समय में हमारे लिए सिग्नल है कि पार्किंग के अंदर भी चेकिंग होनी चाहिए गाड़ी के जाने से पहले? उस वक्त दोपहर के 3:19 हो रहे थे। बगल में दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी दिख रहा है। यह देखिए, यहां पर बैरिकेड है।
अब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो नंबर 3 है जो आपके सामने अब आने वाला है। शाम के लगभग 6:30 बजे थे, मतलब एक्सप्लोजन से कुछ मिनट पहले, जब यह गाड़ी लेकर डॉक्टर उमर मौत बांटने के लिए निकल पड़ा। इसमें भी वो काले मास्क में ही दिख रहा है। लाल किले की पार्किंग से निकलने के कुछ मिनट बाद ही धमाका होता है। इसी i20 कार का एक और सीसीटीवी सामने आया है। यह बदरपुर टोल प्लाजा का है। देयर यू गो। अब यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। यह देखें, जिसमें उमर नजर आ रहा है, यहां भी वो मास्क में ही दिखाई दे रहा है। यह फुटेज सुबह 8:15 बजे का है, जब उमर बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुआ था। यही वो रास्ता है जिसके जरिए फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री होती है। पड़ताल के दौरान उस वक्त का भी वीडियो सामने आया है जब धमाका हुआ था। देयर यू गो। अब ये देखिए, पूरी कड़ी जोड़ दी है और ये फाइनल एक्सप्लोजन है। ब्लास्ट की आवाज से अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो में लोग बेतहाशा भागते नजर आते हैं। धमाके वाली कार का एक पुराना वीडियो सामने आया है। यह पिछले महीने की फुटेज है। अक्टूबर के इस वीडियो में पोल्यूशन चेक करवाते हुए देखा जा सकता है। अपने दर्शकों को यह बात बताना जरूरी है। वो वीडियो दिखाइए, पोल्यूशन चेक जो किया जा रहा है। अब यहां पर एक फैक्ट बताना है। एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। प्रदूषण चेक करवाते वक्त 3 लोग इसमें मौजूद थे। दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन है, इसके चलते हर कार को लेकर पोल्यूशन चेक हो रहा है। किसी भी नाके पर किसी भी जगह गाड़ी को रोक लिया जाता है और पोल्यूशन के नाम पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। नाम पर क्या, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट माना जाता है। और ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी गाड़ी को ऐसे रोका जाए और इन्वेस्टिगेशन हो, इसीलिए शायद पोल्यूशन चेक कराया था। i20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी। अलग अलग एजेंसियां 100 से ज्यादा सीसीटीवी और उनसे निकाली गई फुटेज की जांच में जुटी हुई हैं। जांच में ये फुटेज कई कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित होने वाली है। अब रूट मैप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के इस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके तक i20 कार पहुंची कैसे? कार ने कौन सा रूट फॉलो किया? धमाके से पहले यह गाड़ी कहां कहां दिखी, कहां कहां से गुजरी? इन सवालों को लेकर चौंकाने वाले पर्दाफाश हो रहे हैं। आपको धमाके वाली कार का 11 घंटे का रूट समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह है आपके सामने 11 घंटे का रूट। अब इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये लॉन्ग शॉट में आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। एंड आई थिंक आई शुड बी कमिंग हियर। नंबर 1 फरीदाबाद। सुबह 7:30 बजे गाड़ी फरीदाबाद के एशियन अस्पताल पहुंची। इसके बाद 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल से आगे निकली। यहां पर फरीदाबाद एपी सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक 7 मिनट बाद 8:20 पर i20 ओखला के पेट्रोल पंप पर दिखी। हमने आपको क्या बताया था? कल इस शो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे थे, उन्होंने बताया था कि इस पूरी कार की ट्रैकिंग की जाएगी और अपने आप सारी चीजें साफ हो जाएंगी। खैर, अब तक की टाइमलाइन के हिसाब से यहां के बाद इसकी लोकेशन दोपहर 3 बजे के बाद ट्रेस होती है। दोपहर 3:19 पर लाल किले के पार्किंग में कार की एंट्री होती है। पार्किंग से शाम 6:48 पर यह गाड़ी के साथ उमर बाहर निकला। ध्यान से देखिएगा, 3:19 और 6:48, बहुत लंबा गैप है। और फिर टारगेट की ओर बढ़ने लगा। अब ये टारगेट था कि नहीं था, इसको लेकर अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो बड़ा ही सस्पिशियस है। इसके सिर्फ 7 मिनट बाद 6:55 पर लाल किले के पास कार में ब्लास्ट कर दिया गया। यानी 3 घंटे तक वो पार्किंग में रहा, लेकिन इसे लेकर कई सवाल हैं। आगे हम इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन पहले TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं, जिससे पता लगेगा कि आखिर अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट से कैसे मैच करती है। ये जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी थी। तारिक ने ही, जो पुलवामा का रहने वाला, उसने ये गाड़ी रॉयल कार जोन फरीदाबाद से खरीदी थी। और अब ये सामने आया है कि ये
जो ब्लास्ट हुआ है उसका फरीदाबाद कनेक्शन भी है, क्योंकि सोमवार को ही फरीदाबाद में लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो मिला था और एक डॉक्टर जो था वो फरार बताया जा रहा है, जबकि 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिनका नाम अदील था और मुजम्मिल था। इसके अलावा अब पुलिस को शक है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो तीसरा फरार डॉक्टर उमर था ये शामिल हो सकता है, और क्या ये डॉक्टर उमर ही था जो कि उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिलहाल जो i20 गाड़ी का मालिक फिलहाल था तारिक, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी उसी पार्किंग पर हम इस वक्त मौजूद है और ये देखिए सुनहरी मस्जिद के ठीक सामने सबसे पहले इसी पार्किंग के अंदर लाल किले की पार्किंग है जहाँ पर कार एंटर करती है दोपहर 3 बजकर तकरीबन 22 मिनट के करीब। और यहाँ पर खास बात ये कि तकरीबन 3 घंटे तक गाड़ी इस पार्किंग के अंदर खड़ी रही है, लेकिन 3 घंटे तक जो गाड़ी के अंदर शख्स मौजूद था जिसके उमर डॉक्टर उमर होने का शक जताया जा रहा है वो गाड़ी से बाहर तक नहीं निकला। इस पूरी पार्किंग में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में वो गाड़ी से उतर कर नीचे खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। और 3 घंटे पार्किंग लॉट के अंदर इंतजार करने के बाद गाड़ी शाम को 6:22 के करीब बाहर निकलती हुई दिखाई दी और उसके बाद सीधा जो आप ये बाईपास देख रहे हो उससे होते हुए मोरीगेट होते हुए वापस लाल किले की तरफ आती है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की तरफ आती है और वहीं पर ब्लास्ट होता है। अब आते 3 घंटे वाली गुत्थी पर जिसे सुलझाने की कोशिश चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये 3 घंटे का मामला क्या है, लेकिन इसकी इनसाइड रिपोर्ट हमने आपको अभी बताया कि उमर ने ब्लास्ट से पहले 3 घंटे पार्किंग में बिताए। तो सवाल यह है कि 3 घंटे के दौरान आतंक का डॉक्टर उमर कहां था? क्या वो किसी से फोन पर बात कर रहा था? क्या धमाके से पहले उसने दिल्ली और फरीदाबाद में किसी से मुलाकात की थी? एक सवाल यह भी है कि क्या वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद स्लीपर सेल से सपोर्ट का इंतजार कर रहा था? सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में वो अपने सहयोगियों से मिला था। वो मुज्जमिल समेत कई लोगों के संपर्क में था। हालांकि अभी यह जांच का विषय है, लेकिन TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से कुछ और जानकारी पता चली है। लाल किले की पार्किंग में लगे CCTV में रिकॉर्ड वीडियो देखने के बाद एक्सप्लोजिव तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। वो एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। यहां तक कि उसने चेहरे से मास्क नहीं हटाया, यानी वो खौफ में था। फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि उससे पहले ही उसके मॉड्यूल के कई लोग पकड़े जा चुके थे। क्या यह कहा जा सकता है? CCTV से पता चल रहा है कि दोपहर 3:19 पर वो पार्किंग में दाखिल हुआ और उसके बाद शाम को 6:48 पर बाहर आया। इस दौरान वो लगातार गाड़ी के अंदर था और वहां पर कोई सिनेमा थिएटर नहीं था जहां पर वो मूवी देख रहा था। वो गाड़ी के अंदर ही था, चेहरे पर मास्क था। इसका मतलब वो खौफ में था। ब्लास्ट में i20 कार अहम सबूत है, बल्कि i20 कार अपने आप में एक वेपन बन गई। धमाके के तुरंत बाद पुलिस की टीम मालिकाना हक की पूरी चेन पता लगाने में जुट गई, जिसके कई डिटेलिंग हम आपको रात में 1 बजे तक बताते रहे। साजिश की तह तक पहुंचने के लिए यह बहुत जरूरी था। जांच में यह जानकारी सामने आई है कि कार कई बार ट्रांसफर हुई और अंत में डॉक्टर उमर तक पहुंची, यानी इट चेंज मेनी हैंड्स। और अभी हमारे पास जो डिटेलिंग है वो ये है कि दिल्ली पुलिस देश में कई सेकंड हैंड कार डीलर्स से तफ्तीश कर रही है। देश में, खाली दिल्ली में नहीं, और सारी डिटेल निकाली जा रही है। यह कार शुरू में मोहम्मद सलमान के पास थी। सबसे पहले यह कार नदीम को बेची गई, फिर फरीदाबाद के एक सेकंड हैंड कार डीलर को, बाद में यह गाड़ी आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने खरीदी जिस पर फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। अंत में यह गाड़ी मोहम्मद उमर ने खरीदी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां आमिर और तारिक दोनों के बारे में और पुख्ता जानकारियां जुटा रही हैं। सलमान को पुलिस ने सोमवार रात ही गिरफ्तार कर लिया। वो जिस घर में पहले रहता था, हमने उसके ओनर सुरेश से बातचीत की। सुरेश ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
हमारे यहाँ से खाली करके चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। तो गाड़ी तो आपके नाम कर दीजिए, गाड़ी थी हमारा नाम पर, उसने अपने नाम नहीं कराई, ट्रांसफ़र नहीं करी है। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020, 4 साल रहा था। तो आपने अभी तक उसका नंबर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेंज कराया? कराया नहीं भी उन्होंने। पर नाम तो आप ही की जो एड्रेस है। एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था वो? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? अब आपको उमर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होगा, उसकी साइकोलॉजी के बारे में भी पता चल चुका होगा। डॉक्टर उमर से जुड़े कुछ सवाल जो अभी तक अनसुलझे हैं, जैसे कि डॉक्टर उमर, आइए देखिए यहां पर, डॉक्टर उमर फरीदाबाद से गायब कैसे हो गया? दूसरा सवाल, आतंकी डॉक्टर उमर ने गाड़ी के अंदर मास्क क्यों पहना हुआ था? तीसरा सवाल, गाड़ी के अंदर इतना विस्फोटक कैसे पहुंचा? क्या I-20 से कहीं और विस्फोट करने का प्लान था? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया गया है? यह सवाल आप सभी जानना चाहते हैं। धमाके वाली जगह से कार के मलबे को हटाया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये ब्रेक करिए, और क्रेन की मदद से, ऑफ कोर्स क्रेन की मदद से कार के मलबे को हटाया गया। ये आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। धमाके में इस्तेमाल कार को ट्रक से ले जाया गया है। ये देखिए किस तरीके से इसको रैप किया गया है, और फिर इसको क्रेन से उठा के एक कैरियर ट्रक में ले जाया गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। और ये एविडेंस सिर्फ इस धमाके के लिए नहीं है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी है कि क्या इसमें कोई नए टाइप का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। धमाके वाली कार को जांच के लिए ले जाया जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच इस वक्त एनआईए कर रही है। इस वक्त मौजूद है लाल किले के ठीक सामने उस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ी क्रेन को बुलाया गया है, और यहाँ पर जो क्रेन है वो यहाँ से भारी सामान जो है लेकर जा रही है। क्या ये गाड़ी है या ये तमाम वो कलपुर्जे हैं गाड़ियों के, जिनका जो है यहाँ पर तमाम जो FSL की टीम्स आई थी उनको जो है कहता, देखिए देखने में लग रहा है कि ये गाड़ी का एक चेचिस जो है वो हो सकता है। और देखिए इसको ट्रक के अंदर लादा जा रहा है, यानी कि इसको यहाँ से अब हटाया जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जांच पूरी हो चुकी है या फिर आगे की जांच के लिए इस यहाँ से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो घटना स्थल हुई है उसके 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जिन पर ये ब्लास्ट हुआ था या उसके आसपास जो क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ हुई थी उन अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की तीसरी स्टोरी बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इस खबर को। विस्फोटक से जुड़ी ये पूरी कहानी है। ये एक बिल्कुल नए किस्म के पैटर्न पर आधारित है। दिल्ली में लाल किले के पास शाम के वक्त ट्रैफिक की रफ्तार धीमे थी, लेकिन धमाका इतना तेज था कि इसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। धमाके के पीछे इस बार एक नई मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना, बल्कि एक शॉक वेव तेजी से फैली और इसके बाद पूरे इलाके में आग लग गई। बड़ी बात यह है कि जो केमिकल फरीदाबाद से एक आतंकी के पास से पकड़ा गया था, सूत्रों का दावा है उसी केमिकल का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ। यह वीडियो दिखाइए जरा एक बार फिर से, वो वाला वीडियो जिसमें एकदम से सब कुछ उड़ जाता है, वो इंटरव्यू चल रहा होता है। ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैंने कई एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट से बातचीत की है। उनका यह कहना है, सोचिए सपोज करिए ये कार है, इस कार के अंदर धमाका हो रहा है, तो धमाके को कहीं से भी स्पेस नहीं मिल रही है, और इसीलिए वो आसमान में जाके उसका जो इंपैक्ट है एयर में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो हर तरफ से बंद है। और इसको कहते हैं, ये देखिए, और ये जो इंपैक्ट आता है इसको कहते हैं कॉन्कशन इफेक्ट। धमाका होता है क्योंकि गाड़ी है, आसपास ट्रैफिक है, तो इस तरीके से स्प्लिट नहीं करता, वो ऊपर आसमान में स्प्लिट कर जाता है। कुछ जो मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, कुछ वैसा ही, जिसमें प्रेशर कुकर में बम रखा। दिल्ली ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल, बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में धमाका ANFO से ट्रिगर किया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को अगर कंटेनर में और किसी फ्यूल के साथ मिलाया जाए तो वो बहुत बड़े प्रभाव दे सकता है, पर निशान अक्सर अलग दिखते हैं।
मिट्टी में गहरा क्रेटर नहीं होता है, लेकिन शॉकवेव बहुत तेज होती है, जो हम आपको बता रहे। फिर आग बड़े इलाके में फैल जाती है। लाल किले के पास हुए धमाके का में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। समझते हैं आखिर कैसे एक केमिकल घातक बारूद में तब्दील हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक धमाके में ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ। यह एक गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल होता है। यह आमतौर पर खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। सामान्य परिस्थितियों में ज्वलनशील नहीं होता है। जब इसे ईंधन के साथ मिलाया जाता है तो यह ANFO बनता है। आमतौर पर ANFO में लगभग 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल होता है। इसे जलाने के लिए हाई एनर्जी वाला डेटोनेटर जरूरी होता है। बड़ी मात्रा में ANFO का विस्फोट भारी तबाही कर सकता है। ANFO विस्फोट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। सूत्रों के मुताबिक इस धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का डेटोनेटर से एक्टिवेट किया गया, फिर बड़ा धमाका हुआ। वैसे पहली बार नहीं है जब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया किसी धमाके में किया गया हो। ANFO का इस्तेमाल दुनिया भर में कई आतंकवादी हमलों में किया गया है। यह लिस्ट जरा ध्यान से देखिएगा। मतलब एक इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री शीट है इस एक्सप्लोजिव की। अप्रैल 1995 ओक्लाहोमा अमेरिका, ट्रक में 2300 किलो ANFO से हमला हुआ। 168 लोग मारे गए, 950 जख्मी हुए। जुलाई 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट, 18 जगहों पर 23 धमाकों में ANFO का इस्तेमाल, 57 की मौत, 160 जख्मी। जुलाई 2011 मुंबई सीरियल धमाके, अलग अलग जगह 3 धमाकों में ANFO का इस्तेमाल हुआ, 27 लोग मारे गए, 127 जख्मी। 2012 पुणे ब्लास्ट, कम तीव्रता वाले कई विस्फोट में ANFO का इस्तेमाल हुआ, 6 से 4 बम पूरी तरह फटने में नाकाम रहे, बड़ी तबाही टली, किसी की मौत नहीं हुई। 1 किलो ANFO को 0.8 किलो TNT के बराबर विस्फोटक क्षमता का माना जाता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट 1 किलोमीटर तक असर कर सकता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में करीब 1800 किलो ANFO विस्फोटक से धमाका हुआ था। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट से धमाका किया जाए तो यह एक पूरी इमारत या फिर पूरा मोहल्ला उड़ा सकता है, पूरा मोहल्ला उड़ा सकता है। इसीलिए जांच एजेंसियां सतर्क हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। आज सुबह FSL की टीम ब्लास्ट की जगह पर पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि FSL के अधिकारी जैन मंदिर की छत पर पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि फॉरेंसिक की टीम को यहां से कुछ सामग्री मिली है। अधिकारी एक बड़ी नीली थैली में वो सामान लेकर निकले। खबर है कि फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट साइट से करीब 42 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। इन 42 सैंपल्स में i20 कार के दोनों टायर, शासी, CNG सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर धमाके में किस तरह के हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। FSL की टीम ने सिर्फ धमाके की जगह ही नहीं बल्कि लाल किला पहुंचकर भी छानबीन की है। उस जगह का मुआयना भी किया है जहां प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले जो जांच का दायरा था वो इस मार्केट तक था, लेकिन अब देखिए लाल किले को भी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या वहां भी कुछ प्लांट तो नहीं किया गया था। जहां पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं वहां पर FSL की टीम जो है, देखिए ध्वजारोहण करने की जो जगह है वहां पर भी आपको नजर आएगी। वहां पर दिल्ली पुलिस और साथ में जो FSL की टीम है, जांच एजेंसी है, वो अब लाल किले के चप्पे चप्पे को भी छान रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस ब्लास्ट की जगह से, पास के एक मंदिर से, देखिए 5 मंजिल पर है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी FSL की टीम जो है वो जांच कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप सामने देखिए, ये उस ब्लास्ट से थोड़ा सा आगे मंदिर के पास का परिसर है। उसकी छत पर भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जो यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है। और यही नहीं, आसपास की तमाम उन छतों पर जहाँ भी इस ब्लास्ट से जुड़े हुए सबूत मिल सकते हैं, वहाँ पर ट्रेसेस मिल सकते हैं, उनको तलाशने के लिए जो है FSL की टीम जो है फ़िलहाल पहुँच रही है और ये जांच कर रही है कि आखिर जो वहाँ से तत्व उड़े ब्लास्ट के बाद में वो यहाँ पहुँचे हैं तो उनकी जाँच की जाए। ये जो है गाड़ी का हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है, अलग अलग जगहों पर पड़ा है, इस छत पर भी पड़ा दिखाई दिया, लेकिन अभी भी जाँच
जांच जारी है। वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली धमाके की चौथी सबसे हैरान करने वाली और परेशान करने वाली स्टोरी, क्योंकि यह स्टोरी एक लेडी डॉक्टर से जुड़ी है। वो लेडी डॉक्टर जिसे मसूद अजहर की बहन सीधे पाकिस्तान से आतंकी संदेश दे रही थी, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ही फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, लेडी डॉक्टर शाहीन को थी धमाके की सारी जानकारी। धमाके के लिए शाहीन ने किया पैसों का इंतजाम। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग शाहीन की आतंकी विंग ने की है। सूत्रों के हवाले से खबर, शाहीन ने कई बार किया जम्मू कश्मीर का दौरा। अभियुक्त डॉक्टर उमर और मुज्जमिल से एनजीओ के जरिए जुड़ने का शक है। आतंकी मुज्जमिल की दोस्त है शाहीन। हम जिस लेडी डॉक्टर शाहीन की बात कर रहे हैं उसकी एक्सक्लूसिव और इकलौती तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद। यह भारत में जैश की महिला विंग की चीफ है। आपको याद होगा हमने इसी शो में कुछ दिन पहले जैश की महिला विंग जमात उल मुमिनात के बारे में बताया था। आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए मसूद अजहर ने भारत में महिलाओं का टेरर नेटवर्क खड़ा करने के लिए यह विंग बनाया है। जांच एजेंसियों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद भारत में जैश के इसी आतंकी महिला विंग की चीफ है। उसका काम जैश में महिलाओं की भर्ती करना है। वो मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के डायरेक्ट टच में थी। वो भी फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसे भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर से पूछताछ के बाद हुई थी। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुज्जमिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। वो 3 वर्षों से डॉक्टर मुज्जमिल के संपर्क में थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कार से AK-47 भी बरामद हुई थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ में लालबाग की रहने वाली है। आज उसके घर पर यूपी ATS ने छापेमारी की है। उस वक्त TV9 की टीम भी वहां मौजूद थी। लखनऊ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे ही डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है, जो अब तक तस्वीर साफ हुई कि डॉक्टर उमर कार को चला रहा था I-20 को और उसके अंदर सवार था। जो शाहीन है वो डॉक्टर उमर के साथ इस मॉड्यूल का हिस्सा रही है। तो कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद का हाथ अब इस ब्लास्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि पिछले 40 मिनट से यूपी पुलिस, यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस जो भीतर थी अब बाहर निकलने की जानकारी उनकी सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी आपको सामने बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इसमें यूपी ATS के भी अधिकारी शामिल हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। तो आधे घंटे से ज़्यादा से, ये 40 मिनट से ज़्यादा से लगभग ये पूछताछ जो है वो चल रही थी लगातार, और उसके बाद अब जो है धीरे धीरे अधिकारी यहाँ से निकलना शुरू हो गए। हालांकि अभी भी कुछ ATS और JK पुलिस के कुछ अधिकारी जो है वो अंदर बताए जा रहे हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं शाहीन के पिता से। शाहीन का जो घर है वो लखनऊ के खंडारी बाजार में इसी जगह पर है, और यहाँ पर सामने जो आप चहल पहल देख रहे हैं वो इसी बात की है कि शाहीन के पिता से लगातार पूछताछ और बातचीत यहाँ पर हो रही है। आप लोगों को कैसे पता लगा कि ये शाहीन ने स्टेटमेंट दिया है? आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है डॉक्टर सईद अंसारी। कल शाहीन की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम, पूरा नाम हम इसीलिए कह रहे हैं, बताइए उनका पूरा। देखिए, पूरा नाम उनका शाहीन सईद है, पूरा नाम। दिल्ली धमाके की कहानी काफी उलझी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। संदिग्धों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। फिक्र की 5वीं स्टोरी इस पर आधारित है। अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में कितने डॉक्टर जो आतंक के एक्सपर्ट हैं। हमने इन डॉक्टर्स का पूरा बायोडाटा तैयार किया है। पहला नाम है डॉक्टर उमर नबी का। सोचिए, डॉक्टर्स, चिंताजनक बात है। डॉक्टर उमर नबी का, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उमर पर ही लाल किले के पास ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। नेक्स्ट, दूसरा नाम डॉक्टर सज्जाद मल्ला। श्रीनगर से इस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में इससे पूछताछ हो रही है। 4 दिन पहले सज्जाद की शादी हुई थी। यह पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर उमर से फोन पर संपर्क में था, इसीलिए इसे हिरासत में ले लिया गया है। इसके रोल को भी अभी वेरीफाई किया जा रहा है। फिर अगला नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद। इस महिला डॉक्टर का लखनऊ से कनेक्शन का जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। शक जताया जा रहा है और सारी चीजों को लेकर। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी कार से AK-47 बरामद हुई है। चौथा नाम है डॉक्टर अदिल। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसे सहारनपुर से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्पताल में
इसके लॉकर से AK-47 मिली है। डॉक्टर डेथ की लिस्ट में 5वां नाम है डॉक्टर मुज्जमिल शकील का। यह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी है। इसे भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी निशानदेही पर 2 मकान से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। उमर और मुज्जमिल दोनों पुलवामा के हैं। दिल्ली धमाके पर फिक्र की 9 फाइल्स में अब 6ठी फाइल खोलने का वक्त हो गया है। इससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में हुए धमाके के तार आखिर कैसे देश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। इसे बिग वॉल पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला नाम श्रीनगर, यहां पर जो आ रहा है, फर्स्ट नेम श्रीनगर। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ। इसके बाद डॉक्टर अदील का नाम सामने आया। दूसरा, इसके बाद जांच टीम सहारनपुर पहुंचती है। डॉक्टर अदील को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। जांच टीम वापस कश्मीर लौटी। फिर डॉक्टर अदील की निशानदेही पर उसके पुराने लॉकर की तलाशी ली गई। उसके लॉकर से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया। इस धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद से भी जुड़े। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एपिसेंटर है फरीदाबाद से डॉक्टर अदील की, साथ ही डॉक्टर मुज्जमिल को गिरफ्तार किया गया। इसके ठिकाने से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, जबकि डॉक्टर मुज्जमिल की कार से भी AK-47 बरामद हुई। इसके बाद अगला शहर आता है लखनऊ। लखनऊ में डॉक्टर मुज्जमिल की करीबी डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर रेड मारी गई। इसके बाद डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और फिर आखिर में दिल्ली का नंबर आता है। डेस्टिनेशन फाइनल, कल यानी 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका होता है। जांच एजेंसियों को पता चला कि डॉक्टर उमर दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड है। उसका पुलवामा और अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी लिंक सामने आया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील को लेकर। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अदील का दोस्त बाबर फरार। अदील की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर बाबर गायब है। पॉश सोसाइटी को छोड़कर लो क्लास एरिया में रहता था अदील के दोस्त बाबर ने ही घर दिलाया था। सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में नौकरी करता था। MD जनरल मेडिसिन के पद पर तैनात था डॉक्टर अदील। 5 लाख रुपए महीने अदील की सैलरी थी। अदील के आसपास रहने वालों ने कहा कि अदील के घर देर रात काली गाड़ी से लोग आते थे। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की 7वीं स्टोरी के बारे में बताते हैं। यह 7वीं स्टोरी सोशल मीडिया कनेक्शन से जुड़ी हुई है। 7वीं स्टोरी को पढ़ने पर दिल्ली धमाके का टेलीग्राम एंगल सामने आ रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी एक दूसरे से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे। अब यह कहानी और ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली है, क्योंकि टेलीग्राम दुनिया के कई देशों में पहले से प्रतिबंधित है। ध्यान से देखिए अब आप यहां पर, ये कौन कौन से देश हैं हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वहां पर टेलीग्राम पर बैन लगाने के पीछे कुछ वजह, और वजह इस तरीके बताई गई है। और अब देखिए दिल्ली धमाके के कनेक्शन भी इसी विवादित टेलीग्राम से जुड़ता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में धमाके की साजिश टेलीग्राम पर एक चैनल के माध्यम से बनी। आतंकियों ने आपस में बातचीत के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था। डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे। जिस ग्रुप के जरिए आतंकी आपस में चैट करते थे उसका नाम भी हैरान करने वाला था। इस ग्रुप का नाम है रेडिकलाइज्ड डॉक्टर। टेलीग्राम चैनल पर बातचीत इनक्रिप्टेड होती थी। इसी कारण से आतंकियों ने शायद इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम पर आतंकियों के रेडिकलाइज्ड डॉक्टर ग्रुप से और कितने लोग जुड़े हैं, उनके बीच क्या क्या बातें हुई, इसको लेकर जांच एजेंसियां इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क साध सकती हैं। शायद वो शुरू भी हो चुका होगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर इन सदस्यों की बातचीत डिकोड हो गई तो कई बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीग्राम एक विवादित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चीन में टेलीग्राम वर्ष 2015 से बैन है। वहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। ईरान में टेलीग्राम पर वर्ष 2018 से प्रतिबंध है। वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप बनाकर इस्तेमाल किया गया था। वियतनाम में इसी साल टेलीग्राम पर बैन का फैसला लिया गया है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग राज्य विरोधी दस्तावेजों और गलत जानकारी के लिए प्रसार के लिए होता था। इसके अलावा पाकिस्तान में भी समय समय पर टेलीग्राम पर बैन लगता रहता है। वहां इसे कई बार नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया है, उस मुल्क में जो कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए अपने आप में खतरा है। दिल्ली ब्लास्ट से या दिल्ली ब्लास्ट हो या उससे जुड़ी गिरफ्तारियां, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है।
हमारी 8वीं स्टोरी में हम आपको उसी यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं जिसका नाम है अल फला यूनिवर्सिटी। सोचिए विडंबना कितनी है, आयरनी। फला का मतलब होता है मदद, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था? आतंक के 3 प्रोफेसरों का लिंक फरीदाबाद के इसी संस्थान से कनेक्ट हो रहा है। आतंक के वो 3 प्रोफेसर जो डॉक्टर के वेश में यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल से जुड़ी की थी लेकिन सप्लाई आतंक की कर रहे थे, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री के मायने बदल डाले, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया तक हो रही है। सभ्य समाज के लिए और डॉक्टर्स की पढ़ाई करके लोगों की सेवा करने का इरादा रखने वालों के लिए एमबीबीएस का अर्थ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन इन आतंकियों के लिए एमबीबीएस का मतलब सिर्फ एक था, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्ट स्टडीज। इन आतंकियों की पनाहगाह बनी फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी, जहां वो छात्रों को मेडिकल का ज्ञान देते थे, उन्हें पढ़ाते थे, लेकिन असल में ये प्रोफेसर आतंक के उस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम है मसूद अजहर। आतंक की अल फला यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का लिंक सामने आया है उसमें पहला नाम है डॉक्टर उमर का, जो असलियत में फिदाइन आतंकी था लेकिन यूनिवर्सिटी की नजर में प्रोफेसर था। इस तरह डॉक्टर मुज्जमिल, देखिए डॉक्टर मुज्जमिल शकील, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यह भी फिजिशियन था, प्रोफेसर के पद पर था, लेकिन इसका भी असली चेहरा आतंकी का है। और तीसरा चेहरा जिसे महिला आतंकी बताया जा रहा है, नाम है शाहीन शाहिद, जो भारत में मसूद के आतंकी विंग की हेड है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वेश में रहती थी। अब आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाली ये अल फला यूनिवर्सिटी ही जांच एजेंसियों का सबसे पहला टारगेट है। अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यहां उमर मुजमिल और शाहीन जैसे कितने आतंकी हैं। आज पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तलाशी अभियान भी चलाया। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कल सुबह जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने रेड की, तो यहीं से मुजम्मिल की गिरफ्तारी के और निशानदेही के बाद लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और उन्हीं की जो मुजम्मिल की एक सहयोगी थी डॉक्टर शाहिना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी डॉक्टर शाहिना की कार का इस्तेमाल जो मुजम्मिल था वो कर रहा था, और अदील का बेहद करीबी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। यानी कि मुजम्मिल, अदील, डॉक्टर उमर और शाहिना ये आपस में कनेक्टेड थे। प्रधानमंत्री मोदी आज भूटान पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो भारी मन से भूटान आए हैं। इसके बाद उन्होंने इस धमाके के साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने का ऐसा प्रण लिया है जिससे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। इस विस्फोट के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान के लिए सवाल ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में हलचल है जिससे पाकिस्तान भयभीत है, बेचैन है। पाकिस्तान के संकट की 4 वजह अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कल शाम 5:30 पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो सकती है। यह बैठक ऐसे माहौल में काफी मायने रखती है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि NIA को लाल किला ब्लास्ट की जांच सौंपी गई है। भूटान दौरे से PM मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर साफ साफ संकेत दे दिए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह बयान पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान ये सोच सोचकर परेशान है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश होता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज दिल्ली ब्लास्ट पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर 1.5 घंटे तक बैठक की। उसके बाद सेकंड राउंड की बैठक 2 घंटे तक हुई। IB चीफ, NIA, NSG के साथ गृह मंत्री ने मीटिंग की है। यह कहा कि दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई शहरों में लगातार छापे मारे गए हैं। जैश से जुड़े कई आतंकी भारत में पकड़े गए हैं। जैश का मुखिया मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। पाकिस्तान के डर को आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर की सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोटिस टू एयरमैन, नोटैम जारी किया गया है। वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रेड अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरबेस और एयरफील्ड्स हैं। टॉप 9 में सिर्फ 2 मिनट के अंदर बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर
66.9% वोटिंग हुई। पिछली बार इतनी ही सीटों पर लगभग 59% वोटिंग हुई थी। इस बार यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार के चुनावी इतिहास में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग हुई। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। बिहार के अलावा 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव हुए। इन राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर शुरू कर चुका है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोहली 12 मामलों में पहले ही बरी हो चुका था, केवल रिम्पा हल्दर मामले में दोषी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अपने फैसले को पलटते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया है, जो त्रिशूल अभ्यास का हिस्सा थी। इस अभ्यास में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस वॉर एक्सरसाइज में थार, रैप्टर ब्रिगेड और सुदर्शन चक्र के टैंकों ने मिलकर अभ्यास किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तुरंत प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। सुबह 9 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया था, जो खतरनाक कैटेगरी में आता है, बेहद खतरनाक कैटेगरी में। सिर्फ 24 घंटे में हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा है। और बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनके बेटे सनी देओल, बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी सेहत पर अपडेट देते हुए कहा है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। अब से कुछ देर पहले एक्टर आमिर खान अस्पताल पहुंचे। फैंस, सेलेब्स और फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ये बात भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही। ट्रंप ने कहा कि अभी भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत ने रूसी तेल का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है। हम जल्दी भारत पर लगे टैरिफ घटाने जा रहे हैं। अभी वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन जल्द करने लगेंगे।